नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। आज हम एक ऐसे सत्र में हैं, एक ऐसे सेशन में हैं, एक ऐसी क्लास में हैं जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था का परिचय देता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं संसद की। हम बात कर रहे हैं संसद की उन प्रक्रियाओं की, संसद के उन कार्यों की जिसकी चर्चा अक्सर हम अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स में देखते हैं। बहुत बार हमें हमारे विद्यार्थियों को हमारे परीक्षा की दृष्टि से ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्या होता है संसद सत्र, किसे कहते हैं संसद सत्र और संसद के किस सत्र में किस कार्य को अंजाम दिया जाता है। संसद का सत्र कौन बुलाता है, कौन उसे स्थगित करता है, कौन उसका समापन करता है, और सबसे बड़ा प्रश्न संसद क्या है। तो आइए आज इसी मुद्दे पर थोड़ी देर करते हैं चर्चा। जानिए संसद क्या है, इसकी गहराई क्या है। तो मेरे पीछे एक तस्वीर दिखाई दे रही है, एक ऐसा भवन जो गोल सा बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसकी। ये हमारी वो संसद है जो अब पुरानी हो चुकी है। ये पुरानी संसद है। अब प्रश्न ये है कि ये पुरानी संसद है तो इसका वर्तमान नाम क्या है। जी, एक बहुत प्यारा सा नाम हमारी सरकार ने इसे दिया है, क्योंकि ये वही भवन है जहां से हमारे वर्तमान संविधान की शुरुआत हुई थी। जी हां, ये ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई वो संसद है जो एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन की गई थी, जिसने अपनी गरिमा का पूरा परिचय दिया। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार यही बनी। स्वतंत्र भारत की सरकारें पिछले 70 सालों से यही चलती रही। जी, जिसे आज हम एक नए नाम संविधान भवन के नाम से जानते हैं। आज ये हमारे लिए संविधान भवन है। ठीक, तो वर्तमान संसद कहां गई। वर्तमान संसद आपको त्रिभुजाकार आकृति में इसके जस्ट सामने दिखाई दे रही है। जी हां, ये हमारी वर्तमान नई संसद है। ये हमारी नई संसद है जो प्रोजेक्ट विस्टा के तहत तैयार की गई है। प्रोजेक्ट विस्टा के तहत तैयार की गई है और वर्तमान समय में संसद की सारी प्रक्रियाएं इसी नई संसद में संपन्न होती हैं। तो आइए इस संसद को जानते हैं कि संसद क्या है। जब भी हम किसी लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ होते हैं। जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। 3 स्तंभ हैं, चौथा हमने खुद डिसाइड किया है। 3 स्तंभ क्या है। 3 स्तंभ है, एक है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, इसी व्यवस्थापिका को एक और नाम मिला है जिसे हमारी भाषा में विधायिका कहा जाता है। दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसी कार्यपालिका को हमारी और आपकी भाषा में सरकार कहा जाता है। और तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसे हमारी और आपकी भाषा में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहा जाता है। ये 3 मेजर पिलर हैं जो शक्ति और संतुलन, जो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर काम करते हैं। शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर काम करते हैं और ऐसा मात्र इसलिए कि इनमें से कोई भी संस्था तानाशाह न हो पाए, इनमें से कोई भी संस्था अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करने पाए। इसीलिए ये तीनों
एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं। कैसे होता है यह नियंत्रण, आज इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रश्न है कि सर आपने 3 स्तंभ बताए और बताया चौथा भी है। इन सारी संस्थाओं की शक्ति का जो मेन आधार स्तंभ है, वो जब हम संविधान की पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखने को मिलता है। जी, हमारी प्रस्तावना शुरू ही यहीं से होती है, हम भारत के लोग। तो इन सारी संस्थाओं को जो सत्ता मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो संविधान के थ्रू मिलती है। और संविधान कहता है कि अंतिम सत्ता जनता में होती है। हम भारत के लोग मतलब जनता। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत नियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह है हमारी उद्देशिका और इसी की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग। तो अंतिम सत्ता कहां है? हम भारत के लोगों में। और हम भारत के लोगों तक सरकार, विधायिका, न्यायपालिका की बातों को पहुंचाता है प्रेस। तो प्रेस या मीडिया या समाचार पत्र, आज तो कई प्रकार की मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये सभी प्रकार की मीडिया जो प्रेस के नाम से जानी जाती है, ये किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये जनता, सरकार या जनता और व्यवस्था के बीच की कड़ी होती है। आज इन्हीं सारे स्तंभों में से एक स्तंभ है आपकी व्यवस्थापिका या विधायिका, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं। इसी की चर्चा करेंगे। तो भारत की संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। ठीक, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, सबसे टॉप लेवल की बॉडी है जिसका काम है लेजिस्लेचर। विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना। विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना। विधि बनाना मतलब कानून बनाना। विधि मतलब आप कह सकते हैं कि कानून बनाना। यह कानून बनाती है। ठीक, यह तीनों अंगों से मिल करके बनती है। ये 3 अंग ऊपर नहीं जो लिखे हुए, इस संसद के 3 अंग हैं। इस संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है भारत के गणतंत्र का वाहक। भारत को रिपब्लिक नेशन कहा जाता है और रिपब्लिक नेशन सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का मुखिया जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। तो इस संसद का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति। और मैंने कहा कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए और जनता का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर यहां राज्यसभा होती है और जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है लोकसभा में। तो ये 3 मेजर पार्ट हैं इस संसद के। जी हां, आप संसद की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान समय में राष्ट्रपति, जो इस संसद के अभिन्न अंग हैं। क्यों राष्ट्रपति को क्यों इस संसद का अभिन्न अंग बनाया गया, क्यों माना गया, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि संसद के द्वारा लिए गए निर्णय को तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। तो राष्ट्रपति संसद में बैठते तो नहीं। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी इस संसद में बैठकर अपने कार्यों का संचालन नहीं करती, लेकिन वो इसका अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि इन संसद के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय, पास किए गए किसी भी बिल, विधेयक या प्रस्ताव को तब तक कानून का जामा नहीं पहनाया जा सकता, कानून के रूप में नहीं लागू किया जा सकता, जब तक राष्ट्रपति की सहमति न हो जाए। तो इस संसद में न बैठने के बाद भी राष्ट्रपति इस संसद का अभिन्न अंग होती है। दूसरा, लोकसभा, इसे आप निम्न सदन के नाम से जानते हैं।
निम्न सदन कहिए या निचला सदन कहिए, ये सदन कहने के लिए निम्न है, लेकिन सत्ता और अधिकारों की बात करें तो यह अपने आप में प्रथम हो जाता है, पहला हो जाता है, क्योंकि यह राज्यसभा से शक्तियों के मामले में ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जनता के प्रत्यक्ष चुने गए सदस्य इस सदन का सदस्य होते हैं। इस सदन के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। दूसरा, राज्यों का सदन है राज्यसभा। ठीक, तो मूलतः संसद की कार्यवाही इन्हीं दो लोक सदनों के माध्यम से चलती है। तो एक एक करके देखेंगे कि संसद की कार्यवाही जो चलती है वो अलग अलग सत्रों में अलग अलग प्रकार से चलती है। क्यों? क्योंकि ये जो राज्य के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, ये राज्यों का सदन है, ये राज्यों का सदन है। इसके प्रतिनिधि राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता की समस्याओं से भी इन्हें परिचित होना पड़ेगा, राज्यों की समस्याओं से भी इन्हें परिचित होना पड़ेगा। अगर ये लगातार संसद भवन में रहते हैं तो शायद राज्य और जनता की समस्या से परिचित नहीं होंगे। इसीलिए हमारा संविधान, हमारे संसद की नियम और प्रक्रिया की व्यवस्था ये कहती है कि समय समय पर संसद भी काम करे और समय समय पर ये संसद के सदस्य अपने राज्य और अपनी जनता के बीच भी उपस्थित रहें, ताकि जनता की समस्या को सरकार तक और सरकार की चुनौतियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए संसद का एक विशेष नियम है कि संसद के 2 सत्र के मध्य 6 माह का अंतर मैक्सिमम हो सकता है। इससे कम भी होगा चलेगा, लेकिन 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ समय आप अपने निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचित राज्य में रहिए और कुछ समय आप उन समस्याओं के साथ संसद में रहिए, उन समस्याओं पर विचार करिए, नियम बनाइए, कानून बनाइए। इसलिए संसद के वर्ष में कम से कम 2 सत्र आवश्यक हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। मतलब वर्ष में कम से कम 2 बार, वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है, 2 बार सत्र चलना आवश्यक है। सत्र मतलब बैठक, 2 बार सत्र आवश्यक है। तो क्या भारत में 2 ही सत्र चलता है? जी नहीं, भारत में 2 सत्र से अधिक सत्र चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 3 सत्र चलते हैं। वो 3 सत्र कौन कौन से हैं? वो 3 सत्र एक नजर देखिए। सामान्यतः भारत में 3 सत्र चलते हैं। एक है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र। तो आइए शुरुआत करते हैं बजट सत्र से, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जब नया वर्ष शुरू होता है और फरवरी का महीना आता है तो प्रायः नए नियम के अनुसार, नई परंपरा के अनुसार 1 फरवरी को बजट आ जाता है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, आज के 25 दिन 23 दिन पहले सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, जिस पर अनु मैम और संजीव सर ने काफी कुछ आपको बताया है। तो यह बजट सत्र क्या है, कैसे इसका संचालन होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं इसमें होती हैं, इस पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह सत्र फरवरी से शुरू होता है, मई तक चलता है। इस बजट सत्र में सरकार द्वारा आय और व्यय, सरकार द्वारा आय और व्यय, आय और व्यय का विवरण रखा जाता है और उसी आय व्यय के विवरण पर चर्चा होती है। सरकार की नई योजनाओं, नए दृष्टि का आपको दृष्टांकन होता है कि सरकार आने वाले वर्ष में क्या करने वाली है, पिछले वर्ष के रखे गए लक्ष्यों पर क्या उपलब्धियां हासिल की गई, क्या कार्य संपन्न हुए, इस पर चर्चा होती है। इस बार का यह सत्र सन 2026 फरवरी में चलाया गया यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि संसद के बजट सत्र के दौरान बजट पर चर्चा कम, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा अधिक हुई।
तो कहीं ना कहीं ये संसद का सत्र कभी कभी अपने लक्ष्य से दूर भी होता है। तो यह संसद का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें संघ सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है और इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण बिना राष्ट्रपति के अनुमति के संसद भवन में नहीं होता। राष्ट्रपति की अनुमति से ही बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वो बजट प्रस्तुत करता है भारत का वित्त मंत्री। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं। उन्होंने 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया, लेकिन उसके पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो अभिभाषण हुआ, उस अभिभाषण पर विरोध हुआ, प्रश्न उठाए गए, तमाम चर्चाएं हुई। यह संसद के लिए एक काला अध्याय भी कहा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी दल विशेष का नहीं होता, वह सबका होता है, पूरे राष्ट्र का होता है। तो प्रायः परंपरा ये रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है। धन्यवाद प्रस्ताव होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही सवाल उठे और इसके बाद वित्त मंत्री के द्वारा देश का आर्थिक सर्वेक्षण और आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे आप आम बजट कहते हैं। आम का मतलब है सामान्य बजट। तो यह है सबसे महत्वपूर्ण सत्र जो भारत की आर्थिक नीति का, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था का, जो भारत के आर्थिक भविष्य का निर्धारण करता है, जो फरवरी से शुरू हो चुका है, मई तक चलेगा। इस सत्र में वित्त मंत्री के प्रस्तुतिकरण के बाद इस सत्र को डिसॉल्व कर दिया जाता है, इस सत्र को स्थगित कर दिया जाता है कम से कम 4 दिनों के लिए, ताकि संसद का प्रत्येक सदस्य इस बजट की सभी बिंदुओं को पढ़ सके, देख सके, समझ सके। और फिर शुरू होती है इसी बजट पर चर्चा। इसके बाद चर्चा शुरू होती है, फिर मतदान होता है। मतदान के बाद जो है मांगे पास की जाती हैं, मांगे पास होती हैं और उसके बाद सरकार को भारत की संचित निधि में जमा किए हुए पैसे को खर्च करने का अधिकार मिल जाता है। तो बिना इस संसद में बजट के प्रस्तुत करके पास किए बगैर सरकार को कोई अधिकार नहीं होता कि वह भारत की आम जनता के कर से इकट्ठा हुए पैसे को खर्च कर सके। तो यह है सबसे महत्वपूर्ण और बजट सत्र। लेकिन क्या सिर्फ बजट बना देने से ही काम चल जाएगा? नहीं, तमाम नियम और कानून भी बनाने पड़ते हैं सरकारों को, संसद को, ताकि देश की व्यवस्था, देश की समस्या का समाधान हो सके। जैसा कि अभी आपने देखा एक कानून आया था जिसका भारत में प्रबल विरोध हुआ, न्यायपालिका तक बातें गई, न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई, अभी भी वह विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आगे सरकार क्या निर्णय करती है, संसद क्या निर्णय करती है, न्यायपालिका क्या निर्णय करती है, यह फैसला होगा आपके 19 मार्च के बाद। तो उस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन आइए मानसून सत्र की चर्चा करते हैं। मानसून का मतलब होता है बरसात। बरसात के मौसम में प्रायः बरसात की शुरुआत हमारे यहाँ जुलाई से शुरू होती है और सितंबर तक रहती है। तो जुलाई से सितंबर तक यह सत्र होता है। सरकार और सदस्य, तो या तो सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाता है या किसी सदस्य, किसी सामान्य सदस्य के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। तो जो प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, जो प्रस्ताव लाया जाता है किसी सरकार या सदस्य के द्वारा, इस प्रस्ताव को बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। इन विधेयकों पर चर्चा होती है और संसद में किस प्रकार का प्रस्ताव है, वो साधारण प्रस्ताव है या संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है, जिस भी प्रकार का प्रस्ताव है, उस प्रकार के मतदान से उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है या खारिज किया जाता है। फिर वह विधेयक क्या बनता है? वह विधेयक पारित होता है संसद में, वह संसद में पारित होता है। संसद में
पास होता है, संसद में पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है। बजट सत्र में आपने देखा कि राष्ट्रपति ने पहले ही अनुमति दे रखी है, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति पहले अनुमति नहीं देता। राष्ट्रपति इस संसद के पारित करने के बाद अनुमति देता है। राष्ट्रपति यहां पर अनुमति देता है हस्ताक्षर के द्वारा, या फिर उसे रोकता है, जो भी निर्णय करना हो। इसके अनुमति के बाद यह अधिनियम जो है, यह विधेयक जो है क्या बन जाता है? यह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है और यह अधिनियम ही कानून है, तब इसे लागू किया जा सकता है। तो इस सत्र में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। संसद में सरकारों से सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हावर, और कुछ विशिष्ट सवाल अगर बच गए तो जीरो हावर में पूछे जाते हैं। यह संसद के वो विशेष प्रश्नकाल का सत्र है जो सरकार को सदस्यों के प्रति और सदस्यों के माध्यम से जनता के प्रति जिम्मेदार बनाती है। संसद के सदस्य सरकार से सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, क्या उद्देश्य है, क्या परिप्रेक्ष्य है, अब तक आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, अब क्या करेंगे इस कानून के द्वारा। तमाम प्रकार के सवालों की बौछार होती है। कुछ सवालों के जवाब तो सरकार को मौखिक देने पड़ते हैं, कुछ सवालों के जवाब सरकार लिख करके देती है, लिखित रूप में देती है। तो सवालों जवाबों का सिलसिला होता है इस मानसून सत्र में या हर सत्र में। आगे बढ़िए, तीसरा सत्र है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर में चलता है, धीरे धीरे साल बीत रहा होता है। तमाम समस्याएं, तमाम अड़चने सरकारों के सामने, जनता के सामने आई हुई रहती हैं, और उन अड़चनों, उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, मतलब शेष विधायी कार्यों के लिए ये सत्र चलाया जाता है। और कुछ ऐसे कानून जो बनाने आवश्यक हैं, लेकिन संसद में समयाभाव के कारण वो बन नहीं पाए हैं, संसद में चर्चा नहीं हो पाई है, उसके लिए सरकार राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करती है अध्यादेश जारी करने की। उन अध्यादेशों की स्वीकृति भी इसी सत्र में प्रायः होती है, जिसे आप शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो सामान्यतः संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह का अंतर अवश्य होता है, लेकिन आवश्यक ये नहीं कि साल भर में, एक वर्ष में 2 ही सत्र चलें। वर्ष भर में 3 सत्र भारत में चलते हैं, जिन्हें आप बजट सत्र, जो सबसे लंबा, सबसे महत्वपूर्ण, फिर मानसून सत्र जो कानून बनाने के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, मध्य वर्ष में होता है, और फिर लास्ट में शीतकालीन सत्र होता है। यदि कोई आपात अवस्था आई, यदि कोई इमरजेंसी आई, तो सरकार के पास यह अधिकार है कि राष्ट्रपति को सूचना दे करके वह विशेष सत्र भी बुला सकती है। इन तीनों के अतिरिक्त अगर सरकार चाहे तो विशेष सत्र भी बुला सकती है, लेकिन सामान्यतः रेगुलर तौर पे ये 3 सत्र चलते हैं। तो ये था आज में संसद में सत्रों का जो वास्तविक स्थिति क्या है। ऐसे ही वीडियो के साथ हम अब आपके चैनल पर, अपने चैनल पर, डिफेंस एग्जाम विद्याकुल पर लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, सुबह अपनी 8 बजे की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के उन प्रश्नों पर जो आपके एनडीए एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, जय हिंद।